नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर और लॉ ऑफिसर 2 की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है, उसके एप्लीकेशन के डेट्स आ गए हैं और हम तुरंत अभी अभी देखेंगे कि उसके एप्लीकेशन के डेट्स क्या हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिग राइट इन। तो ये राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट है, अभी खुल रही है। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए। तो ये है एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर 2, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर एंड जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर 2023 मतलब यही साल। और यहाँ है विधि अधिकारी द्वितीय कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023। और यहाँ पर पद का नाम, पोस्ट का नाम है लॉ ऑफिसर 2 और गैर अनुसूचित दो पोस्ट हैं। कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी मतलब जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के 59 पोस्ट हैं और कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता यानी जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के 50 यानी 50 पोस्ट हैं, जिसमें से कि 3 अनुसूचित हैं। तो टोटल गैर अनुसूचित 50 हैं, 3 अनुसूचित हैं और टोटल होगा 53। 53 पोस्ट हैं टोटल। और अब ब्रेकअप दिया हुआ गैर अनुसूचित में क्या है। लॉ ऑफिसर 2 के लिए 2 पोस्ट हैं, सामान्य जनरल अनरिजर्व्ड 2 हैं, कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं है, इसमें 2 ही पोस्ट हैं। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 59 पोस्ट हैं, जिसमें कि अनरिजर्व्ड हैं 17 सामान्य। उसके बाद सामान्य महिला जनरल लेडीज के लिए 5 सीटें हैं, विधवा के लिए 2 सीटें हैं। उसके बाद अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीट्स हैं और फिर उसमें महिलाओं के लिए 2 सीट आरक्षित है। उसके अलावा शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति उसके लिए 5 सीट हैं, महिलाओं के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लासेस के लिए 9 सीटें हैं, 9। और सामान्य महिला और उसके बाद लेडीज के लिए 2 सीटें रिजर्व्ड हैं और विधवा के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है। अति पिछड़ा मतलब मोस्ट बैकवर्ड क्लास, उनके लिए सामान्य 2 सीटें हैं, जिसमें कि 2 ही सीटें हैं उसमें जो सामान्य हैं, सभी के लिए हैं वो। और जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसके लिए 4 सीटें हैं और महिलाओं के लिए 1 सीट रिजर्व्ड है। और उसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो होते हैं, दिव्यांगजन जो होते हैं, तो उनके लिए जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 2 सीटें हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए 6 सीटें हैं। ठीक है। और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए 50 सीटें हैं। सामान्य जनरल जो है 15 सीट है, अनरिजर्व्ड है। 5 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है और 1 विधवा के लिए है। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए 5 हैं और 2 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। और फिर अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 सीटें हैं, महिला के लिए 1 रिजर्व्ड है। फिर सामान्य के लिए जो बैकवर्ड क्लास है उसमें 7 हैं और फिर 2 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है उसमें भी। तो कैटेगरी विद इन कैटेगरी है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस अति पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीटें हैं और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 3 सीटें हैं और 1 महिलाओं के लिए उसमें रिजर्व्ड है। ठीक है, ये हर एक का मेजर कैटेगरी, उस मेजर कैटेगरी में भी किस किस के लिए क्या क्या है वो दिया हुआ है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 3 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 6 पोस्ट हैं। और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनका स्पोर्ट्स कोटा जो होता है, तो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में स्पोर्ट्स कोटा भी है, उसमें से 1 सीट है। तो अगर आपका स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है तो आपको स्पोर्ट्स कोटा से मिल सकता है नौकरी। ठीक है। अब अनुसूचित क्षेत्र, ये गैर अनुसूचित क्षेत्र था, अब ये अनुसूचित क्षेत्र है। राज्य मंडल के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय बंसवाड़ा में निम्नलिखित रिक्तियां उपलब्ध हैं। तो जो रीजनल ऑफिस है बंसवाड़ा में है, उसमें ये सारे पोस्ट्स हैं। और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए है ये कुल टोटल 3 पोस्ट है, जिसमें कि सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए 2 है और अनुसूचित जनजाति के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा 3 पोस्ट और हैं जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए। तो दैट मेक्स इट 53। ठीक है, जो ऊपर हमने देखा था अभी कि यहाँ पर 53 है ना, 50 यहाँ और अनुसूचित क्षेत्र में 3, तो वो यही है। ठीक है, अब उसके लिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप आराम से पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 10 पन्ने का एडवर्टाइजमेंट पढ़ूंगी तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उतना लंबा मैं नहीं कर सकती। पर
शैक्षणिक योग्यताएं एलिजिबिलिटी है लॉ ऑफिसर के लिए, मस्ट बी ए लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इट्स इक्विवेलेंट विद 3 years कोर्स ऑफ प्रोफिशिएंसी डिग्री। ठीक है, तो कम से कम एलएलबी तो होना चाहिए। जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए है फर्स्ट क्लास MSc/MS इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और सॉइल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी आफ्टर BSc और BS इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और अ फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट देयरटू। तो आप पहले BSc होनी चाहिए, फिर MSc होने चाहिए, और MSc केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस या माइक्रोबायोलॉजी में से किसी एक में भी चलेगा। और आपका जो डिग्री है वो भारत के किसी मान्य यूनिवर्सिटी से हो या फॉरेन के किसी यूनिवर्सिटी से हो जो भारत में मान्य है। ठीक है। जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के लिए क्या है, MTech या ME डिग्री होना चाहिए इन इक्विवेलेंट इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आफ्टर BTech और BE डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल और सिविल और माइनिंग और एनवायरमेंटल और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो आपका BTech जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में या केमिकल या सिविल इंजीनियरिंग में या माइनिंग में या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में या टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और जो ME या MTech है वो आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ही होना चाहिए, तभी आप इस जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एलिजिबिलिटी बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। और फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयरटू और अ फर्स्ट क्लास BTech/BE डिग्री इन एनी ऑफ द अबव ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और अ फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट देयरटू। तो अगेन आपका जो भी डिग्री है वो भारत के किसी मान्य यूनिवर्सिटी से विधि से होना चाहिए, विधि द्वारा स्थापित किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या फिर अगर फॉरेन के यूनिवर्सिटी से है तो वो यूनिवर्सिटी की डिग्री इंडिया में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन में भी बहुत तरह की फालतू यूनिवर्सिटीज हैं। तो फॉरेन की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जिसकी डिग्री इंडिया में मान्य हो तो भी ये लोग आपकी एलिजिबिलिटी मान लेंगे। नोट, इफ अ क्लास डिविजन इज नॉट अवॉर्डेड, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class or first division. If a grade point system is adopted, like CGPA, will be converted to equivalent marks as a procedure adopted by the respective university or institution. ठीक है, तो फर्स्ट क्लास होना चाहिए भैया, इधर वे किसी भी तरह से। चलो, आयु सीमा क्या है, आवेदक दिनांक 1/1/2024 मतलब 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, तो 18 to 40 years एज है, परंतु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प/6/76 कार्मिक क 2 कंडिका 2 2008 दिनांक 23/9/2008 के क्रम में जारी अधिसूचना के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, तो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष की अधिक नहीं दी जाएगी। ठीक है, समझ लीजिएगा आराम से ये क्या कहता है। ठीक है, किसी बड़े से पूछ लीजिएगा इसका मतलब। ठीक है, ऐसे बहुत सारा डिटेल्स हैं जो मैं सब डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब दे दूंगी। फिर और ये जो एज लिमिट में छूट होती है, मेल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ राजस्थान स्टेट। तो आयु में आपको छूट होगी 5 साल, मतलब कि अगर आप 45 के हो गए तब भी आप अगर इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, और उसमें थैंकफुली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी दिया गया है, तो अच्छा है। फिर वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी के महिलाओं को 5 साल की छूट होगी। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ राजस्थान स्टेट, उनको 10 वर्ष की छूट होगी। तो बहुत ही अच्छा है। आप 50 साल की महिला हैं तो भी आप अगर आप इसमें से किसी कैटेगरी में हैं तो आप ये फॉर्म भर सकती हैं। विडो एंड डिवोर्सी, नो अपर लिमिट, और अगर आप भगवान न करे विधवा हो गई हैं या डिवोर्सी हैं तो आपके लिए कोई अपर एज लिमिट है ही नहीं, अधिकतम आयु सीमा कुछ नहीं है। आप किसी भी एज में ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक 60 साल तक तो कर ही सकती हैं, क्योंकि उसके बाद सरकारी नौकरी वैसे भी नहीं कर सकते। The upper age limit mentioned above shall not apply in the case of an ex-prisoner who has served under the government on a substantive basis. Ex-prisoner who has served under the government on a substantive basis on any post before conviction and was eligible for appointment under the rules. तो अपर एज लिमिट जो मेंशन की गई है वो कोई जो जेल काट के आए हैं और पहले गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं उनके लिए नहीं है। The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the terms of imprisonment served in the case of an ex-prisoner who was not over age before conviction and was eligible for appointment under the rules. तो अगर आप जेल काट के आए हैं तो जितनी अवधि की तक जेल काटे हैं उसके पहले अगर आप एलिजिबल थे तो उसके बाद अगर आपने 3 साल की जेल काटे तो वो 3 साल आपकी उम्र में से कम कर दिए जाएंगे, तो माफ हो जाएगा वो 3 साल।
ये जो क्राइटेरिया है मैंने पहली बार देखा है, शायद राजस्थान में ऐसा कॉमन होगा। That the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the NCC in the case of cadet instructor, and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than 3 years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit. तो ये एनसीसी में अगर आप सर्व कर चुके हैं तो आपके लिए ये क्लॉज है, आप ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा क्लॉजेस हैं जिनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं कि आवेदन कब करना है। परीक्षा स्थान एवं तिथि, परीक्षा का स्थान एवं तिथि यथा समय वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी जाएगी। आवेदन अवधि दिनांक 18/10/2023, मतलब कि 18 अक्टूबर 2023 से लेके 17/11/2023, 17 नवंबर 2023 तक रात के 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन मैं बार बार विनती करती हूँ कि रात के 12 बजे तक कभी इंतजार न करें, लास्ट दिन का कभी इंतजार न करें, क्योंकि लास्ट दिन जो है सब लोग फॉर्म भर रहे होते हैं, कुछ करेक्शन कर रहे होते हैं फॉर्म में, सब लोग उसी वेबसाइट को बार बार क्लिक कर रहे होते हैं और अक्सर वहां पे वेबसाइट जो है वो स्टक हो जाता है और आपका फॉर्म उसने भरा ही न जा पाए, क्योंकि वो वेबसाइट स्टक हो जाता है वहां पे। तो वो काम मत कीजिए और लास्ट दिन का इंतजार मत कीजिए। तो 17 तारीख के इंतजार में मत रहिए, आप पहले ही फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। 18 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और तैयारी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को मंडल की वेबसाइट, जो कि मैंने अभी दिखाई, पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक करना होगा। तो अभी तो अप्लाई ऑनलाइन लिंक नहीं होगी वहां पर, क्योंकि अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, पर वेबसाइट यही है। अच्छा, और यहीं पर जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी होगी। और अगर आप एनवायरमेंटल साइंस से हैं तो आपकी तैयारी के लिए जो मेरे इसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें तमाम प्रैक्टिस टेस्ट दिए हैं, जिससे इस एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। और मैं फिर भी आपको कॉशन, आई विल गिव यू अ वर्ड ऑफ कॉशन, कि जो मैंने आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिए वो तो सब आप अच्छे से तरह से तैयारी करें ही, क्योंकि 33% क्वेश्चन अक्सर जो मैंने पढ़ाया होता है वहां से आती है। लेकिन बाकी का 66% क्वेश्चन, जो टू थर्ड ऑफ क्वेश्चन है, वो एकदम यूनिक होंगे, वो अलग अलग सोर्सेस से उठाए जाएंगे। तो अलग अलग सोर्सेस को आप जरूर रेफर करें। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जब पिछली बार सिलेबस आया था, उस बेसिस पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस किस तरह से तैयारी करनी है। तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगी, तो भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कहीं पर वो लिंक आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का और आपको भरना होगा। आई होप अब तक मैं आपको सारी जानकारी दे चुकी हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू।